फ्रेंड्स, सेकेंड ईयर की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में, जो कि एक संश्लेषित रेशा है। नायलॉन को संश्लेषित रेशे के अलावा इसको ताप सुनम्य रेशा भी कहा जाता है या जादुई रेशा भी कहते हैं। यानी कि इसके ये पर्यायवाची हम कह सकते हैं और इसके ये अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको संश्लेषित रेशे के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। संश्लेषित रेशे वह होते हैं ऐसे रेशे जिनको रासायनिक पदार्थ तत्वों के कई सम्मिश्रण के द्वारा इनको पैरामाइड में बदला जाता है और उनके द्वारा नायलॉन सॉल्ट बनाया जाता है। इस नायलॉन सॉल्ट को वापस नायलॉन सॉल्ट को वापस फ्लेक्स के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। उस फ्लेक्स का जो गाढ़ा घोल होता है उसको बनाया जाता है। इसको मतलब निश्चित ताप पर इसको गाढ़े घोल में कन्वर्ट किया जाता है। उस गाढ़े घोल को फिर स्पिरिट की नली में से, जिसका कि व्यास हमारी इच्छा अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, उसके द्वारा उनको गुजारा जाता है। उनमें से गुजारने के बाद उन पदार्थ को हवा के द्वारा या ताप के द्वारा सुखाया जाता है। सुखाने के बाद वह एक रेशों के धागों के नुमा में प्राप्त होते हैं। वह रेशे कहलाते हैं संश्लेषित रेशे। यानी कि नायलॉन का जो निर्माण है वह भी इसी तरीके से, इसी विधि के द्वारा किया जाता है कि कई रासायनिक तत्व यानी जैसे कि कोलतार है, पेट्रोलियम है, इनको आपस में मिलाकर इनसे आगे नायलॉन के रेशे तैयार किए जाते हैं। फिर इसका जो ताप सुनम्य रेशा है, क्योंकि इसको एक निश्चित ताप या दाब पर इनको बनाया जाता है, पिघाला जाता है। जो फ्लेक्स होते हैं उनको पिघाला जाता है, इसलिए इनको ताप सुनम्य रेशा भी कहा जाता है। फिर आता है नायलॉन का उत्पादन के, या कि नायलॉन की जो है खोज किसने की थी। सन 1938 ईस्वी में जो है न्यूयॉर्क में एक कंपनी है, न्यूयॉर्क में स्थित ड्यू पॉन्ट नाम की एक कंपनी है, जिसके वैज्ञानिक डॉक्टर कैराथर्स थे। उन्होंने नायलॉन की खोज की थी, इस रेशे की खोज की थी। अब नायलॉन का जो उत्पादन है, यानी कि नायलॉन को किस विधि के द्वारा इसके रेशे प्राप्त किए जाते हैं, तो सबसे पहले कोलतार और पेट्रोलियम, जो कि मैंने अभी आपको बताया, कोलतार से अन्य रासायनिक पदार्थ है जैसे पेट्रोलियम वगैरह मिलाकर, यानी कि ये सब जो होती है वह होती है इसकी कच्ची सामग्री। इसको मिलाकर इससे रासायनिक पदार्थ बनाए जाते हैं, जो कि जैसे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है, एडिपिक अम्ल है, इनके द्वारा बनाया जाता है। प्लस एडिपिक अम्ल, कोलतार और पेट्रोलियम जो कि कच्ची सामग्री होती है, इसके द्वारा इनकी कच्ची सामग्रियों से ये रासायनिक पदार्थ बनाए जाते हैं। इन रासायनिक पदार्थों से क्या बनाया जाता है, इनको आगे जब क्रिया करवाई जाती है, इन दोनों की क्रिया करवाई जाती है, तो उससे नायलॉन सॉल्ट प्राप्त होता है हमें। ये नायलॉन सॉल्ट प्राप्त होते हैं। इस नायलॉन सॉल्ट को ऑटोक्लेव नाम का एक प्रेशर कुकर के जो आकृति उसके समान एक कुकर होता है, जिसमें कि इस नायलॉन सॉल्ट को
गर्म किया जाता है। इसको यहाँ पर हम गर्म करेंगे। गरम करने पर ये जो नाइलॉन सॉल्ट होता है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, लीनियर सुपर पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है। लीनियर पॉलीमर में ये कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको कास्टिंग चक्की नुमा एक चीज, कास्टिंग जो हीट होता है उसमें इसको और गर्म किया जाता है, उसमें से गुजारा जाता है। कास्टिंग चक्कियों में से इसको हम गुजारते हैं। जब लीनियर सुपर पॉलीमर को जब इस कास्टिंग में, इस चक्की में से गुजारा जाता है तो इससे हमें रिबन प्राप्त होते हैं, जो कि काय के होते हैं, नायलॉन के रिबन प्राप्त होते हैं। फिर इन रिबनों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। इन नायलॉन के जो रिबन है उन पे जब जल प्रवाहित किया जाता है तो ये रिबन एक तरीके से बर्फ की जैसे जम जाता है। जैसे ही जम जाता है फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। इन टुकड़ों को फ्लेक्स कहा जाता है। जब रिबन, इस रिबन के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। इन टुकड़ों को फ्लेक्स कहा जाता है। इस फ्लेक्स को, ये जो फ्लेक्स हमें प्राप्त हुआ है उसको पिघाला जाता है और फिर इस जो पिघालने पर जो गाढ़ा घोल प्राप्त होता है, इस घोल को फिर स्पिरिट नली में से गुजारा जाता है। स्पिरिट नली में से गुजारने पर हमें नायलॉन का रेशा प्राप्त होता है। रेशा प्राप्त होता है, यानी कि इस विधि के द्वारा हमें नायलॉन का रेशा प्राप्त होता है। उत्पादन के लिए जैसे कि नायलॉन का रेशा प्राप्त हुआ है, इसके बाद इसमें जैसे कि कई विधियां और काम में ली जाती है। जैसे कि इसको नायलॉन के उत्पादन में जैसे पॉलीमराइजेशन करना, जो मैंने आपको बताया, पॉलीमराइजेशन किया है। इसमें पॉलीमराइजेशन के बाद उसको स्पिरिट नली में से गुजारा है। स्पिरिट नली में से गुजारने के बाद जैसे कि इसमें चमक कम करना है, रेशों को खींचना है, ये जो विधियां है इस पे और अपनाई जाती है। नायलॉन का जब रेशा प्राप्त हो जाता है तो उस रेशा प्राप्त होने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है उसमें रेशे को खींचा जाता है, खींचना, और फिर उसके बाद उसमें चमक कम करना, ये क्रियाएं करवाई जाती है। तो नायलॉन के जैसे कि मैं इसमें 4 विधियां बताई। एक तो पॉलीमराइजेशन करना, फिर दूसरा है स्पिरिट नली में से गुजारना, ये तीसरी और ये चौथी है। पॉलीमराइजेशन में जो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है पॉलीमराइजेशन की जो प्रक्रिया है, इससे हम एक तरीके से अणु जो भी होते हैं, जो कि एक श्रृंखला के रूप में उनको बांधना पड़ता है। जब अणु एक श्रृंखला के रूप में, वो पहले जो होते हैं पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया के पहले ये जो अणु होते हैं वो अव्यवस्थित रूप से
बंधे होते हैं। तो पॉलीमराइजेशन की क्रिया ऐसी है जिसके द्वारा कि इन अणुओं को एक व्यवस्थित रूप दिया जाता है, यानी कि इनको जो दूर दूर होती है, इनकी दूरियां बनी होती है, उनको पास में लाके इनके रेशों को मजबूत किया जाता है। फिर स्मृत नली में से गुजारने का तात्पर्य होता है कि उनको अपने हिसाब से या हमारी इच्छा अनुसार उसको व्यास यानी कि उसकी धागे की मोटाई बनाना। फिर है रेशे को खींचना। रेशे को खींचने का जो प्रक्रिया होती है, इसके उपरांत रेशों की जो मोटाई है या लंबाई है उसको अपनी इच्छा अनुसार या जो हमें वस्त्र बनाना है उसके अनुसार उसको बनाया जाता है, उसकी आकृति बनाई जाती है। फिर है चमक कम करना कि जो मैंने आपको जैसे रेयन के रेशे के बारे में कल बताया था कि रेयन के रेशे में भी चमक अत्यधिक होती है, उसी प्रकार से नायलॉन के रेशे में भी चमक बहुत अत्यधिक होती है। तो इस चमक को भी इसमें कम किया जाता है। इस चमक को अत्यधिक होने के कारण इसमें जैसे टिटेनियम ऑक्साइड है, बेरियम सल्फेट है, ऑक्साइड है, बेरियम सल्फेट है, ये रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है। मिलाते ही जो इसमें पॉलीमर जो घोल होता है उसी में इन रसायनों को मिला दिया जाता है। इसको मिलाने के बाद जैसे इनको मिलाया जाता है तो उनकी जो चमक जो अत्यधिक होती है उसको कम कर दी जाती है। तो नायलॉन की जो है जो इस प्रक्रिया के द्वारा नायलॉन के रेशे को प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आता है जो नायलॉन के रेशे, जैसा कि मैं नायलॉन को जो रेशा होता है वह जैसे सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर बहुत ही अत्यंत जैसे पारदर्शी होता है, गोल होता है इसका रेशा, और इसकी जो लंबाई है या मोटाई है उसको अभी मैंने बताया कि इच्छा अनुसार उसको कम या ज्यादा कर दिया जाता है। ये पॉलीमराइड के द्वारा बनाया जाता है, जो मैंने अभी बताया पॉलीमराइजेशन की क्रिया करवाई जाती है। तो इस तरीके से इस रेशे को तैयार किया जाता है। फिर आगे आते हैं जो रेशे हैं, नायलॉन के जो रेशे हैं उसके कई प्रकार के रेशे तैयार किए जाते हैं। नायलॉन के जो रेशे हैं वह कई तरह के धागे उसमें काम में लिए जाते हैं। जैसे कि पहला है एक हरा धागा, दूसरा आता है बहुरेशीय धागा, एक हरा धागा है, बहुरेशीय धागा है। फिर आता है तीसरा स्ट्रेस धागा, स्ट्रेस धागा आता है। फिर आता है टेक्सचर धागे, और लास्ट आता है कता हुआ धागा। कता हुआ धागा, एक रेशे जो धागा होता है वह उसमें केवल एक ही रेशा या एक ही तरह का धागा काम में लिया जाता है, वह कहलाता है एक हरा धागा। इसकी अकेले की अपनी एक अलग ही मजबूती होती है जो कि बहुत ही अधिक होती है, और इस धागे को एकल रूप में ही काम में लिया जाता है और वो बहुत ही मजबूत होता है और उसमें अच्छी सी ऐंठन दे दी जाती है जिससे कि जो वस्त्र बन रहा है वह बहुत ही मजबूत बनता है। फिर आता है बहुरेशीय धागे। बहुरेशीय धागों में दो या दो से अधिक धागों को जोड़कर या बहुत से धागों को जोड़कर ये धागा तैयार किया जाता है, जिसके कारण इसमें अलग अलग जैसे कि बहुत तरह के जो धागे होते हैं वह मिश्रित हो जाते हैं। तो उनकी जो अलग अलग जो धागे हमने मिलाए हैं उन धागों से भी उनकी जो अलग अलग जो मजबूतियां है या उनके अलग अलग जो गुण है वह भी उन धागों में इंक्लूड हो जाते हैं, और जिससे कि इस बहुरेशीय जो धागा बनता है उसमें अलग अलग तरह के हर तरह के गुण उपस्थित होते हैं, और ये इससे जो वस्त्र बनाए जाते हैं वह कई गुणों से युक्त होते हैं। फिर आता है स्ट्रेच धागे, जिसमें कि जो स्ट्रेच यानी कि जिसमें सलवटे पड़े होते हैं वो वाले धागे कहलाते हैं।
स्ट्रेच धागों को खींचकर उसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाता है और लंबाई को बढ़ाने से वह घुंघराले रूप में धागे बन जाते हैं। वह कहलाते हैं स्ट्रेच धागे। यानी कि जो नायलॉन के जो रेसे होते हैं उनको उनकी लंबाइयों को अपनी इच्छा अनुसार बढ़ाकर उनके जो धागे हैं उनको हम घुंघराले बना सकते हैं। फिर आते हैं टेक्सचर धागे। टेक्सचर धागे वो होते हैं जिनको मशीन से इनकी सतह पर छोटे छोटे रोए उठा दिए जाते हैं। ये धागे ऐसे होते हैं जिनको मशीन के द्वारा इनकी जो सतह होती है, जो रेशों की सतह होती है, उनमें रो को उठा दिया जाता है, जिससे कि जो कपड़ा बन रहा है वह अच्छा और ऊनी तरह का कपड़ा बन सके, ताकि वह जो मौसम के अनुसार उनका उपयोग हो सके और जो अच्छे और मजबूत दिखते हैं। फिर आते हैं कता हुआ धागा। कते हुए धागे में जो शेष टूटे फूटे या छोटे छोटे जो धागे शेष रह जाते हैं उन धागों को उपयोग में लिया जाता है। जिस तरीके से जैसे ही एक धागा खत्म होता है उससे तुरंत दूसरा छोटा धागा जोड़ दिया जाता है। इस तरह छोटे छोटे धागों को आपस में जोड़कर उनको अच्छी अविरल रूप से लंबाई दे दी जाती है और वस्त्र बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इस तरह से नायलॉन के जो रेसे हैं उनके मैंने आपको 5 प्रकार बताए। एक हरा धागा जो कि एक तरह का ही होता है, एक ही धागा काम में लिया। बहुरेशीय में 2 या 2 से अधिक धागों को काम में लिया जाता है। स्ट्रेच धागे इससे कि इसके धागों को खींचकर लंबा किया जाता है और उन्हें घुंघराले बनाए जाते हैं। टेक्सचर धागे ये वह धागे हैं जिससे कि जो रेशों की जो सतह होती है उन पर रोए को उठाकर बनाए जाते हैं। फिर एक कटा हुआ धागा जिसमें छोटे छोटे रेशों को जो टूटे फूटे होते हैं उनको आपस में जोड़कर उनको अविरल लंबाई देकर काम में लिया जाता है। तो ये सारे जो थे वो आपके धागों के प्रकार थे। अब इसके बाद आती है इनकी विशेषताएं, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं विशेषता 2 होती है, भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषता। पहले पढ़ेंगे हम भौतिक विशेषता के बारे में। ये जो विशेषता है वह मैं आपको आगे भी सब में बता चुकी हूँ। जितने भी हमने पॉइंट्स किए, टॉपिक किए हैं, उन सब में जो विशेषताओं के जो पॉइंट्स है वह सब लगभग हम देख सकते हैं कि सारे समानदार है। पॉइंट सारे के बस उनकी जो अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले है इनका संगठन, यानी कि ये किससे बने, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ये एक पॉलीमाइड पॉलीमर है, यानी कि पॉलीमराइजेशन की क्रिया होती है जिसमें कि पॉलीमर बनते हैं। इसमें जो इसकी जो संरचना होती है इस रूप में इसकी संरचना होती है। ये जो इतना इतना जो ये है इसका भाग वह कहलाता है नायलॉन। ये नायलॉन कहलाता है, या इसको पॉलीमर 66 या नायलॉन 66 भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है कार्बन की जो संख्या होती है, कार्बन की जो संख्या होती है वह 6 है। और इसमें जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे इसमें अणु उपस्थित है, इसलिए इसको नायलॉन या पॉलीमराइड पॉलीमर कहा जाता है। यह एक नायलॉन मतलब एक वर्ग का नाम है, ऐसे कह सकते हैं इसको कि यह एक वर्ग का नाम है। ठीक है। फिर इसमें आता है अगली रचना, यानी कि जो कि मैंने आपको बताया है अभी कि इसको नग्न आंखों से देखने पर यह मुलायम, चिकना और बहुत ही सुंदर दिखने वाला चमकीला रेशा होता है। लेकिन जब इसको हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं तो इसकी जो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ जो काट होता है उसकी संरचना, जैसे उस संरचना में यह पारदर्शी है,
जिसको कि आर पार देखा जा सकता है, बहुत ही चिकने होते हैं। इनकी जो आकृति होती है वह हमें गोलाकार नजर आती है। इस तरीके से इनकी रचना बताई गई है कि एक छड़ी के नुमा भी दिखाई देते हैं। फिर आती है इसमें अगली चमक, जो कि मैंने बताया कि इनकी चमक जो है वह बहुत ही अत्यधिक होती है और उसको कम करने के लिए टिटेनियम ऑक्साइड है, बेरियम सल्फेट है मिलाया जाता है और ये सब पॉलीमर जो लिक्विड होता है उसी में मिला दिया जाता है। यानी कि जो इसकी क्रिया करवाई जाती है उस समय इसमें ये चमकीलेपन को कम करने के लिए इन रासायनिक पदार्थों को मिलाया जाता है, जिससे कि जो चमक जो अत्यधिक है वह थोड़ी कम हो जाती है। इनकी चमक अधिक होती है। फिर आती है इनमें तनाव है। तनाव जो सामर्थ्य है वह तनाव सामर्थ्य जो कि अत्यधिक होता है। फिर आती है जैसे कि प्रत्यास्थता अधिक होता है। प्रतिस्कंदता का गुण ये भी इसमें उपलब्ध होता है, प्रतिस्कंदता का मूल है। फिर इसमें जैसे अपघर्षणता है, सिकनता है, संकुचन कह सकते हैं या सिकन। अपघर्षण का गुण उपस्थित होता है, यानी कि उसको अत्यधिक रगड़ने पर उससे जो कपड़ों को है वह या रेशों को है नुकसान नहीं पहुंचता है। संकुचन सिकन की जो है उसमें यह गुण उपस्थित होता है कि यानी कि उसमें सिकन की जो मात्रा होती है, यानी कि सिकुड़ने की जो क्षमता होती है वह कम होती है, यानी कि नहीं के बराबर होती है। फिर जैसे कि इसकी जो धुलाई है जो कि अच्छे से हो सकती है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं, संवाहकता के कुचालक कह सकते हैं, कुचालक होते हैं। धुलाई है जो कि इससे आसानी से हो सकती है, धुलाई से इस पे कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है। रंगों का प्रभाव है, धूप का प्रभाव है, फूफंद है जो कीड़े वाला अगर लग जाते हैं तो उससे भी इनको हानि की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी ज्यादा हानिकारक प्रभाव इन पे नहीं पड़ता है। ये जो थे वो इसके मेन पॉइंट थे। फिर अब आगे आता है इनकी जो है रासायनिक विशेषता है, जो कि अम्ल का प्रभाव। रासायनिक विशेषता में जैसे कि अम्ल का प्रभाव है तो जो अत्यधिक कंसंट्रेट जो अम्ल होते हैं उनका प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। ये हम कह सकते हैं कि ये जो कार्बनिक जो अम्ल है वो अगर काम में लेने पर इनके जो रेशे हैं वह उसमें अम्ल में घुल जाते हैं। इसी तरीके से आगे जो क्षार है, क्षार का प्रभाव जो कि इस पे नहीं पड़ता है। क्षार का जो प्रभाव है यानी कि क्षार किसी भी तरह का सारे पदार्थ हो तो उसका क्षार का प्रभाव इन रेशों पर नहीं पड़ता है। क्षार के प्रभाव के बाद आता है इन पे रंगों का प्रभाव है, विरंजन का प्रभाव है और पसीने का प्रभाव। तो तीसरा आता है विरंजन का प्रभाव। विरंजन का प्रभाव यानी कि अत्यधिक इसको जैसे कि विरंजन जो ब्लीचिंग वगैरह अगर इनको की जाती है, डिटर्जेंट में धोया जाता है तो इससे इनके रेशे अप्रभावित रहते हैं, यानी कि उससे खराब होने के चांस कम रहता है, अप्रभावित रहते हैं। फिर आता है रंगों का प्रभाव। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि रंगों का प्रभाव इन पर जो इनके जो रंग है वह आसानी से
चढ़ जाते हैं, यानी कि रंगों का इन पर जो है वो सभी रंग आसानी से चढ़ जाते हैं, कोई विशेष प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है, यानी कि इनको एब्जर्व करने की शक्ति इसमें बहुत अच्छी होती है। फिर आता है आगे पसीने का प्रभाव। पसीने का प्रभाव से कि जो अगर पसीना जिस स्थान से हो रहा है, यानी कि इसके पसीने का जो प्रभाव है वो हानिकारक नहीं होता है, लेकिन जहां से जिस रेशे से पसीना जिस भाग से अत्यधिक होता है तो वहां पर वह रेशे कुछ खराब हो जाते हैं, लेकिन इनका हानिकारक यानी कि ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है पसीने का। मतलब कह सकते पसीने से हर कपड़े किसी भी तरह का रेशा हो, वह अगर अत्यधिक पसीने में रहता है और उनकी सफाई नहीं होती है वह कभी ना कभी वह जरूर खराब होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको, जैसे कि जो कपास से कॉटन की जो कपड़े होते हैं उन पर जिस तरीके से पसीने की बदबू का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, यानी कि ज्यादा ही वह जल्दी खराब हो सकते हैं, तो उस तरीके से इन रेशों पर इतना अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको नायलॉन के बारे में बताया कि नायलॉन को संश्लेषित रेशा क्यों कहा जाता है, उसको ताप सुन्नम्य रेशा क्यों कहा जाता है, ये बताया। नायलॉन के रेशे का उत्पादन किस तरीके से हुआ, वह सारा प्रोसेस मैंने बताया है कि नायलॉन कच्ची सामग्री ली जाए कोलता और पेट्रोलियम, जिससे कि ये दो तरह के रासायनिक पदार्थ बनाए जाते हैं, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल। इन दोनों अम्ल जो अम्ल है ये बनाने से इनकी जब आपस में क्रिया करवाई जाती है तो उससे हमको नायलॉन सॉल्ट प्राप्त होता है। इस नायलॉन सॉल्ट को जब गर्म किया जाता है, या हम कह सकते हैं ऑक्टेलेव प्रेशर कुकर नाम का एक बर्तन होता है जिससे कि इसको गुजारा जाता है, तो उससे हमें लीनियर सुपर पॉलीमर एक ये जो है पॉलीमर प्राप्त होता है। इस पॉलीमर को कास्टिंग चक्का आता है, यानी कि इसको कास्टिंग व्हील कह सकते हैं, जो हीट करने के काम आता है, उसमें से गुजारा जाता है। जब इसको गुजारा जाता है तो इनके एक तरीके के इसमें से रिबिन प्राप्त होते हैं। इन रिबिनों को पे जब जल डाला, क्योंकि ये गर्म अवस्था में होते हैं, जब जैसे इन पे जल डाला जाता है तो जल डालते ही यह जम जाते हैं, और जमने के बाद इन्हीं रिबिनों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, जिसको कि फ्लेक्स कहा जाता है। फ्लेक्स को जब पिघाला जाता है, इनको गर्म करके पिघाला जाता है, और जो इस पिघालने के बाद इनसे जो गाढ़ा घोल तैयार होता है उसको स्पिनेट नली में से, जिसकी जो मोटाई और या व्यास कह सकते हैं, जो हमारे इच्छा अनुसार या जिस वस्त्र को बनाना है उसके इच्छा अनुसार मोटाई वाला छिद्र लिए जाते हैं। उसमें से गुजारने के पश्चात उससे हमको नायलॉन का रेशा प्राप्त होता है। ये जो नायलॉन का रेशा प्राप्त हुआ है, फिर उसमें आगे जैसे उसको खींचने की प्रक्रिया की जाती है, ताकि कि उनकी जो मोटाई है उसकी लंबाई को है वह हमारे इच्छा अनुसार बदला जा सके। उसके बाद उसमें चमक कम करने की भी प्रोसेस किया जाता है, जो कि वह जो ये पॉलीमर जब बनाया जाता है, इसी पॉलीमर के साथ इन दो रसायनों को मिला दिया जाता है, जिससे कि जो आगे जो हमें रेशा प्राप्त हो रहा है वह रेशा कम चमकदार प्राप्त होता है। इस तरीके से ये इसके उत्पादन की क्रिया पूरी होती है। उसके बाद रेशों के प्रकार बताए, एक हरा बहुरेशीय, जो कि एक तरह का रेशा होता है, इसमें बहुरेशीय दो या दो से अधिक रेशों को मिलाया जाता है। स्ट्रेस धागे, इसमें रेशों को घुंघराले लंबाई अपने खींचकर लंबा करके उनको घुंघराले बनाए जाते हैं। टेक्सचर, इसमें धागों के ऊपर रोए उठाए जाते हैं। कटा हुआ धागा, छोटे छोटे जो टुकड़े जो बच जाते हैं, धागों के छोटे छोटे टुकड़े बचे होते हैं, उनको आपस में जोड़कर उनकी अविरल लंबाई के रूप में उन धागों को तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से 5 तरह के धागे हैं जो कि वस्त्र बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं, जो कि नायलॉन से प्राप्त होते हैं। उसके बाद इनकी मैंने भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं बताई है। भौतिक विशेषता में संगठन बताया है,
नायलॉन किस तरीके से बना हुआ होता है, किन किन अणुओं से मिलकर बना होता है। फिर उसकी रचना के बारे में बताया, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ काट की जो उसकी रचना होती है, चमक है, तनाव सामर्थ्य है, अनुप्रस्थ प्रतिस्कंदता है, धुलाई है, कई तरह के इसमें जो पॉइंट है वह मैंने आपको बताया। उसके बाद आती है रासायनिक विशेषता, जो कि मैंने आपको इनकी जो रसायनों के प्रति इनके प्रभाव है वह बताए। तो इस तरीके से मैंने आज आपको नायलॉन के रेशे के बारे में पूरा बताया है, इसके गुण, उत्पादन, इसकी विशेषता, प्रकार, ये सारे। आज के लिए इतना ही। आगे हम अगले नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम करेंगे। ये जो आपके थे जैसे रेयॉन है और नायलॉन, जो मैंने आपको बताया, रेयॉन और नायलॉन ये दोनों है जो आपकी सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आगे जो हम पढ़ेंगे वह भी आपके सेकेंड यूनिट के अंतर्गत ही है। तो यानी कि रेयॉन से आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी थी, जो मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था। इज इट क्लियर? थैंक यू।